पाठ 9वां। रीढ़ की हड्डी। जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। वह एक वरिष्ठ साहित्यकार थे। इन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रंगमंच के निर्माण, निर्देशन, अभिनय, संकेत आदि के संबंध में इनको विशेष सफलता मिली। प्रमुख कृतियां भोर का तारा, कोणार्क, पहला राजा इत्यादि। रीढ़ की हड्डी यह नाटक द्वारा लेखक बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में मान सम्मान उसके लिए अति आवश्यक है। मान सम्मान ही उसे समाज में गर्व से खड़ा रखता है, वह समाज के सन्मुख स्थान दिलाता है। उसका मान सम्मान उसकी रीढ़ की हड्डी के समान होता है। इस एकांकी में लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या द्वारा इन बातों पर रोशनी डाली गई है। नाटक के पात्र रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, उनका नौकर रतन, गोपाल प्रसाद तथा उनका पुत्र शंकर। यह एकांकी रामस्वरूप के घर के एक सजे हुए कमरे में दिखाया गया है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप और उनका नौकर रतन कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम और सितार रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया गया है। तभी वहां प्रेमा आती है और कहती है कि उनकी बेटी उमा मुंह फुलाए बैठी हुई है। रामस्वरूप कारण पूछते हैं, जिस पर प्रेमा कहती है कि उमा श्रृंगार के लिए तैयार नहीं है। रामस्वरूप ध्यान न देते हुए कहते हैं कि उसे अच्छे से तैयार करके लाओ। उमा बीए तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप लड़के वालों को बताते हैं कि वह 10वीं तक ही पढ़ी है, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। हालांकि वे लोग खुद पढ़े लिखे हैं। लड़के के पिता वकील हैं और लड़का भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। इतने में रतन आकर कहता है कि लड़के वाले आ गए हैं। रामस्वरूप उनके स्वागत के लिए बढ़ते हुए प्रेमा को कहते हैं कि वो उमा को समझा दें और उसे लड़के वालों के सामने थोड़ा गाना सुनाने के लिए भी कह दें। औपचारिकता के बाद रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से पूछते हैं कि मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई, जिस पर गोपाल प्रसाद गर्व से कहते हैं कि तांगे वाले को रास्ता पता था। आगे पूछने पर वो कहते हैं कि कॉलेज में छुट्टियां नहीं हैं, इसलिए वे लोग वीकेंड में चले आए। रामस्वरूप शंकर से पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो लापरवाही से जवाब देता है। गोपाल प्रसाद विवाह प्रसंग को बिजनेस से संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब उन्हें इसके बारे में बातचीत शुरू करनी चाहिए। इस पर रामस्वरूप झपटे हुए कहते हैं कि पहले नाश्ता तो कर लें। जब रामस्वरूप नाश्ते के लिए कहने अंदर जाते हैं तो गोपाल प्रसाद अपने बेटे से कहते हैं कि वे लोग शादी तय करने आए हैं और उसे तन कर बैठना चाहिए, न कि झुककर। चाय और नाश्ते के साथ वे लोग इधर उधर की बातें करते रहे। इस दौरान गोपाल प्रसाद स्पष्ट करते हैं कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। उनके लिए तो सिलाई बुनाई सीख लेना ही ठीक है। इससे उनकी संकीर्ण मानसिकता का पता चलता है। रामस्वरूप उमा को लाने का इशारा करते हैं और जब उमा आती है तो उसे चश्मा पहने देख गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक उठते हैं। रामस्वरूप सफाई देते हुए कहते हैं कि आंख दुखने की वजह से बस कुछ ही दिनों के लिए चश्मा पहनने के लिए डॉक्टर ने कहा है। गोपाल प्रसाद उमा को आंकते हुए टिप्पणियां देते हैं और रामस्वरूप उसे बाजे के पास बैठने को कहते हैं और सितार पर गीत सुनाने को भी कहते हैं। उमा सितार पर एक भजन सुनाती है और शंकर पर नजर पड़ने पर एकाएक रुक जाती है। गोपाल प्रसाद उमा के पेंटिंग और सिलाई कौशल के बारे में पूछते हैं, जिस पर रामस्वरूप उत्साह से उन्हें बताते हैं कि उसे ये सब आता है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या उमा को कोई इनाम वगैरह भी मिल गए हैं, और रूखे स्वर में कहते हैं कि उमा को खुद भी कुछ बोलना चाहिए। रामस्वरूप भी उमा को जवाब देने के लिए कहते हैं। उमा धीमे परंतु मजबूत आवाज में बोलती है कि वो क्या बोलेगी जब मेज
कुर्सी बेची जाती है तो दुकानदार उन फर्नीचर से तो कुछ पूछता नहीं, बस उन्हें खरीदार को दिखा देता है। पसंद आए तो बढ़िया, वरना। इस पर रामस्वरूप क्रोधित होकर उसे डांटते हैं। जब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि क्या उन्हें बेइज्जत कराने के लिए बुलाया गया था, तब उमा कहती है कि इतनी देर से जब वे लोग उमा की नाप तौल कर रहे थे तो क्या उमा और उसके घर वालों की बेइज्जती नहीं हो रही थी। शंकर फौरन अपने पिता से चलने के लिए कहता है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या वो कॉलेज में पढ़ रही हैं? तब उमा जवाब देती है कि वो बीए पास है और यह कोई चोरी या पाप नहीं है। फिर वह उन लोगों को शंकर के बारे में बताती है कि कैसे वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करता हुआ पकड़ा गया था और नौकरानी के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए मुंह छुपाकर भाग रहा था। इस बात का गोपाल प्रसाद पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वह रामस्वरूप को कहते हैं कि उन्होंने उमा की पढ़ाई के बारे में उनसे झूठ बोला। उमा उन्हें जाने को कहती है और बोलती है कि घर जाकर वो पता लगाएं कि उनके बेटे में रीढ़ की हड्डी है या नहीं। गोपाल प्रसाद गुस्से में निकल जाते हैं और शंकर उनके पीछे चेहरे पर रुसालापन दिए जाता है। इसके साथ ही नाटक समाप्त होता है। शंकर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। पढ़ाई के स्थान पर लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाना, वहां पर अपमानित होकर भगा दिया जाना शर्म की बात थी। एक लड़की ऐसे पति की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उमा ने शंकर के इसी तथ्य को उजागर कर उसे रीढ़ की हड्डी से विहीन बताया है। इस नाटक के नाम की सार्थकता इसी बात से सिद्ध होती है।